प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपने पुराने टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे जिसमें कि हम वॉल्यूम और सरफेस इंटीग्रल के टॉपिक्स को पढ़ रहे थे। तो विद्यार्थियों, वॉल्यूम और सरफेस इंटीग्रल के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोगों को करना है और समझना है विद्यार्थियों। ठीक है, नाउ लुक, वॉल्यूम और सरफेस इंटीग्रल के जो क्वेश्चंस हम लोगों ने पिछली क्लास में किए थे उसमें हम लोगों ने प्रोजेक्शन के माध्यम से, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के माध्यम से, इनकी मदद से क्वेश्चंस को करना सीखा था और बहुत हद तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी उन क्वेश्चंस की और कंसेप्ट जो है प्रोजेक्शन वाला वो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब हम लोग आज कुछ और नए क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए। आइए इन क्वेश्चंस को समझते हैं। ये क्वेश्चंस आपको सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल, अभी तक हालांकि वॉल्यूम इंटीग्रल का कोई भी क्वेश्चन नहीं किया है, लेकिन सरफेस इंटीग्रल को अगर हम समझ जाएंगे तो भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन में बहुत मदद मिल जाएगी। तो सरफेस इंटीग्रल के कुछ और नए क्वेश्चंस लेकर आए हैं विद्यार्थियों, आइए इन्हें समझते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, दैट क्वेश्चन इवैल्यूएट सरफेस इंटीग्रल ओवर एस एफ डॉट एन कैप डी एस वेयर एफ इज 4xzi कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप and S is the surface bounded by the cube whose faces are given by x is equals to 0, x is equals to a, y is equals to 0, y is equals to a, z is equals to 0, z is equals to a. It means that कि जिस सरफेस पे आपको इस डबल सरफेस इंटीग्रल को इंटीग्रेट करना है वो सरफेस वास्तव में क्यूब है। अब क्यूब जो होता है उसमें 6 सतहें होती हैं, है ना, जैसे आपने डाइस वगैरह क्यूब देखा होगा, राइट। तो उसमें 6 सरफेसेस होती हैं। तो इन 6 सरफेसेस पर आपको इंटीग्रल करना है। ध्यान दीजिएगा कि वास्तव में ये एक क्वेश्चन ना होकर 6 क्वेश्चन है, क्योंकि 6 सरफेसेस है और 6 सरफेस इंटीग्रल आपको इवैल्यूएट करने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये 6 सरफेसेस है कहां पर, राइट। ध्यान दीजिएगा, x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है yz प्लेन। आई रिपीट, yz प्लेन। x इज इक्वल टू a का मतलब होता है yz प्लेन के पैरेलल एक प्लेन। x इज इक्वल टू a मतलब x एक्सिस पे को a बिंदु पर काटता हुआ एक पूरा का पूरा प्लेन, है ना। 2 डायमेंशन में x इज इक्वल टू a जो होता है वो एक लाइन होती है, लेकिन 3D में x इज इक्वल टू एक प्लेन होता है जो कि किसके पैरेलल होगा, yz प्लेन के पैरेलल होगा। y इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है xz प्लेन और y इज इक्वल टू a का मतलब होता है xz प्लेन के पैरेलल एक प्लेन। क्लियर है। z इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है xy प्लेन और xy प्लेन के पैरेलल z इज इक्वल टू a एक और प्लेन। तो मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल एक प्लेन है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, हम इसको थोड़ा विजुअलाइज भी कर लेंगे और फिगर से भी हम लोग समझ लेंगे। चलो आओ, फिगर तो वैसे इसने बना रखा है, अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहले अपन फिगर को समझते हैं, बाद में फिर क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, दिस इज द फिगर। इसने x एक्सिस बनाया, y एक्सिस बनाया, z एक्सिस बनाया एंड देन इसके बाद में ये है आपका xy प्लेन विद्यार्थियों, ये है आपका yz प्लेन और ये है आपका xz प्लेन। ठीक है, तो x एक्सिस को a बिंदु पर, y एक्सिस को भी a बिंदु पर क्योंकि क्यूब है, और z एक्सिस को a बिंदु पर। ठीक है ना। ये है आपका xy प्लेन और ये है ये है आपका xy प्लेन और उसके पैरेलल ये है क्या, व्हाट इज दैट, दिस इज z इज इक्वल टू a। ठीक है ना। ये है आपका xz प्लेन और ये है उसके पैरेलल y इज इक्वल टू a, दैट इज व्हाट, ये जो आपको प्लेन दिख रहा है ना ये वाला क्यूब का, ये है आपका y इज इक्वल टू a, राइट। ये जो आपको दिख रहा है ये ऊपर वाला, ये है आपका z इज इक्वल टू a और ये जो सामने की ओर दिख रहा है, इस तरफ जो दिख रहा है ये वाला, है ना, इधर पे, दैट इज x इज इक्वल टू a। मतलब ये x इज इक्वल टू a पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज x इज इक्वल टू a विद्यार्थियों। ठीक है, नाउ ये आपका पूरा का पूरा सरफेस। अब जरा ध्यान देना बच्चों, हम लोगों को ये पता है कि जब भी हम किसी प्लेन या सरफेस पर सरफेस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करते हैं तो बेसिकली हमको प्रोजेक्शन लेना पड़ता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि प्रोजेक्शन हमें तब लेना पड़ता है जब हमारी जो सरफेस है ना वो थोड़ी कर्व नेचर की हो, कर्व हो, है ना, मतलब उसमें थोड़ा सा उछाल हो या फिर टेढ़ी हो। अगर प्लेन है और किसी प्लेन के पैरेलल है, आई रिपीट, प्लेन सरफेस है और किसी कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल है, नॉट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल है, तो उस केस में जो आपका एन कैप होता है वो बहुत क्लियर कट निकाला जा सकता है। आई रिपीट, एन कैप जो है वो बहुत ही क्लियर कट निकाला जा सकता है।
फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमें ये जो सरफेस है जो कि किसके पैरेलल है, एक्स-जेड प्लेन के पैरेलल है, इस प्लेन पर हमें सरफेस इंटीग्रल करना है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, इस प्लेन की इक्वेशन तो केवल x = a है। यदि इसका ग्रेडियंट निकालने के लिए जाओगे तो वो तो 0 आ जाएगा, तो उसका कोई लॉजिक ही नहीं बैठता। वैसे हालांकि x = a का मतलब है x - a, इसको अगर फाई मान के तुम इसका ग्रेडियंट निकालोगे, ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो बेसिकली ये ग्रेडियंट ऑफ फाई कितना आएगा, ये ग्रेडियंट ऑफ फाई आ जाएगा आपका दैट्स एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे ना तो इट्स आई कैप। तो ये जो है आपके पास में आ जाएगा आई कैप, ठीक। तो यही आएगा ना बच्चों, और कुछ तो नहीं आएगा। ये x = a नहीं है, ये y = a है, तो ये वे दिस इज j कैप। तो ये आपके पास में j कैप आ जाएगा। और बेसिकली अगर देखा जाए तो जो n कैप है वो ग्रेडियंट ऑफ फाई डिवाइड बाय ग्रेडियंट ऑफ फाई मॉड्यूलस के बराबर आ जाता है। तो ये भी आपके पास में j कैप ही आएगा। मतलब इसका और इसका जो n कैप है वो ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट से निकाला जा सकता है, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स है ना, जैसे कि ये नीचे है, ये कौन सा है, ये z = 0 है, तो इस z = 0 का नहीं निकाला जा सकता। इट्स डिफिकल्ट, आई रिपीट, इट्स अ डिफिकल्ट, बिकॉज x = 0 का, वैसे इसका भी निकाल सकता है, उसमें क्या है, x = 0 का अगर हम निकालने के लिए जाएंगे तो वो भी निकल सकता है, ठीक है ना, 0 का, ठीक है, राइट, ठीक है। पर इसमें कुछ डायरेक्शन का ग्लिच बनेगा बच्चों, डायरेक्शन का ग्लिच बनेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको यहां पर इसको खत्म करता हूं। आप, मेरी सलाह ये रहेगी विद्यार्थियों कि आप लोग जो काम करेंगे, कैसा काम, एन कैप निकालने का, वो एन कैप निकालने का जो काम है ग्रेडियंट की मदद से अगर करना है तो केवल इस प्लेन और इस प्लेन के लिए करना, बाकी के लिए मत करना, ठीक है। बल्कि मैं तो कहूंगा किसी के लिए मत करो। हम लोग वैसे ही समझ जाएंगे कि भाई यहां पर बेसिकली निकाला कैसे जाएगा, कौन, एन कैप। एन कैप मतलब कि सरफेस पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर, राइट। तो सरफेस पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल सरफेस को ध्यान देना है। और ध्यान दीजिएगा कि सरफेस का यूनिट नॉर्मल वेक्टर, सरफेस पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए सरफेस की तरफ मुंह करके आपको खड़े होना है। फॉर एग्जांपल जैसे ये सरफेस है तो मैं इधर पे खड़ा होऊंगा, यहां पर खड़ा होऊंगा, ठीक है ना, और यहां से सामने देखूंगा और इस सरफेस का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ से लूंगा, इस तरफ से यूं घूमता हुआ एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर इस सरफेस का डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं विद्यार्थियों, ठीक है ना, सो ये इस सरफेस पर जो परपेंडिकुलर, सॉरी, जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा ना, उसका डायरेक्शन कैसा होगा वो कैसे पता लगाएंगे। तो अगर स्क्रू को इस डायरेक्शन में घुमाया जाए किसी सरफेस पे, जैसे ये सरफेस है, और स्क्रू को ऐसे ऐसे घुमाया जाए, है ना, ऐसे ऐसे घुमाया जाए एंटी क्लॉकवाइज, तो वो बाहर की ओर निकलेगा। तो इसका मतलब इस सरफेस पर जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा, राइट, वो उसका डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। और इस सरफेस के इस तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन किसका है, कहना सर वाई का है, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट नॉर्मल वेक्टर कौन होता है, तो कहना सर जे कैप होता है। तो इस सरफेस के लिए एन कैप इज इक्वल टू क्या है, जे कैप है। आई रिपीट, दिस इज योर एन कैप, जे। अब ये वाली सरफेस है तो आपको यहां ऊपर खड़े होकर देखना है और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो बाहर की ओर निकलेगा। तो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में कौन है, पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में कौन है, एन कैप, मतलब यूनिट नॉर्मल वेक्टर, कहना के कैप है सर, तो दिस इज योर एन कैप, ये आपका एन कैप बन जाएगा। सिमिलरली यहां पर अगर आए हम लोग विद्यार्थियों, तो यहां पर इस तरफ खड़ा होना पड़ेगा, और ध्यान दीजिएगा इस तरफ नेगेटिव वाई डायरेक्शन है, इस तरफ। तो यहां पर जब ऐसे घूमेगा तो वाई जो स्क्रू है वो बाहर की ओर निकलेगा इस तरफ, और इस तरफ कौन है, नेगेटिव जे, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस है, और उस नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट नॉर्मल वेक्टर कौन होगा, माइनस जे कैप। तो माइनस जे कैप जो है वो एन कैप का काम करेगा इस सरफेस के लिए। सिमिलरली ये वाली जो सरफेस है जो बाहर की ओर दिख रही है, इसमें इस तरह का डायरेक्शन लोगे विद्यार्थियों तो ये बाहर की ओर निकलेगा, और बाहर की ओर कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो इस वाली सरफेस ए डी ई जी के लिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप की जो वैल्यू है वो होगी क्या बच्चों, आई कैप।
सिमिलरली जो नीचे वाली सरफेस है उसके लिए एन कैप बराबर होगा माइनस के कैप, क्योंकि जब आप उल्टे डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कहते हैं इसका वो लोगे रोटेशन, तो उसमें स्क्रू नीचे की ओर जाएगा, राइट, नीचे खड़े होगे। जैसे ये कोई ऊपर चीज है, ये ऐसे है, आप इसमें इसको ऐसे से घुमाओगे तो ये नीचे की ओर आएगा, यूं 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 यूं, ठीक है। तो ऐसे जब आएगा ना तो उस केस में दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर एन कैप। सिमिलरली पीछे वाले के लिए माइनस आई कैप होगा, मतलब इसके सामने जो भी होगा तो ये जो भी एन कैप इसके लिए निकला है उसका नेगेटिव इस डायरेक्शन में होगा। यहां पर आपका के निकला है तो नीचे माइनस के होगा, इस तरफ प्लस आई निकला है तो उसके जस्ट पीछे जो है वो माइनस आई कैप होगा। तो ये बेसिकली एन कैप निकालने का तरीका है बच्चों, ठीक है ना। और क्योंकि इन सरफेसेस पे जब हम लोग किसकी बात करेंगे, डीएस की बात करेंगे, तो जिस भी कोऑर्डिनेट प्लेन पर आप जाएंगे वहां पर, जैसे ये नीचे वाला है एक्स वाई प्लेन, ये वाली जो सरफेस है ना, इस वाली सरफेस के लिए डीएस बराबर कितना होगा, डीएक्स डी वाई, ठीक है ना। इसके पैरेलल जो भी सरफेस होगी, जैसे ये वाली सरफेस है, तो इस सरफेस के लिए भी विद्यार्थियों डीएस क्या होगा, डीएक्स डी वाई ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन, इसकी परछाई अगर एक्स वाई प्लेन पे लोगे तो बिल्कुल ये की यही आएगी, क्योंकि क्यूब है ना और एक प्लेन सरफेस है तो उसकी परछाई हूबहू बिल्कुल वो की वही आ जाएगी। तो इसलिए ds इसके और इसके लिए dx dy रहेगा, इसके और इसके लिए क्या रहेगा बच्चों, इसके और इसके लिए रहेगा dx dz, और इस वाली और पीछे वाली के लिए रहेगा dy dz। तो इस तरह से ds की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोगों ने इस फिगर के माध्यम से बस केवल इतना समझने की कोशिश की बच्चों कि एन कैप किसी सरफेस के लिए क्या निकलेगा इस क्यूब में, और ds की वैल्यू क्या निकलेगी। बाकी जब आपके पास आ गया तो लिमिट्स तो फिर निकालने का कोई मतलब बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि क्यूब है, राइट। अगर आप इस पे कर रहे हैं इंटीग्रेशन तो x की वैल्यू हो जाएगी 0 to a, y की वैल्यू हो जाएगी 0 to a, दैट्स ऑल। मतलब ये लिमिट्स हो जाएंगी। सेम चीज यहां पर इसके लिए, सेम चीज यहां पे, सब में मतलब नॉर्मली 0 to a ही लिमिट आने वाली है x की, y की या z की। क्लियर है? तो चलो आओ अब क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी था, अदरवाइज ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आता, ठीक है ना। और जिस भी सरफेस पे इंटीग्रेशन करोगे वहां पर x की, y की, z की कुछ ना कुछ खास वैल्यू होगी, उसका ध्यान रखना है। क्योंकि जब n कैप डॉट f का मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो उसमें फिर उस पर्टिकुलर प्लेन पे जो भी x y z कोऑर्डिनेट की वैल्यूज होंगी वो भी रखनी पड़ेंगी अपने, ठीक। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन तो शुरू ही नहीं करा है, अभी तो केवल समझ रहे थे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको गॉस में, स्टोक में और ग्रीन में भी मिल सकता है, क्योंकि इन सभी में सरफेस इंटीग्रेशन होता ही है। स्टोक उसको डाइवर्जेंस थ्योरम को अगर छोड़ दें तो स्टोक में और ग्रीन थ्योरम में आपको सरफेस इंटीग्रल की जरूरत पड़ने ही वाली है विद्यार्थियों। सो अब आओ जरा इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से समझते हैं। नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक। सॉल्यूशन में क्या लिखा है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। गिवन प्लेन फ्रॉम अ क्यूब हुज एजेस आर ऑफ लेंथ a, सभी की जो लेंथ है बच्चों वो a है। यूनिट वेक्टर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ देयर आउटवर्ड्स नॉर्मल्स आर शोन इन द एडजॉइंट फिगर, वो अपन लोगों ने फिगर में समझ लिया। नाउ यूनिट वेक्टर अलोंग द आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल टू द फेस ADEG इज I, मतलब जो भी आपकी सरफेस है ADEG, कहाँ है भाई ADEG, चलो आओ देख लेते हैं। दिस इज द ADEG, वेयर इज D, ADEG मतलब ये सामने वाली जो सरफेस है ये किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है YZ प्लेन के। आई रिपीट YZ प्लेन के पैरेलल है। तो यहां पर आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा I कैप, ठीक है। चलो आओ, यस। सो द आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर ऑफ द फेस ADEG इज I कैप। क्यों होगा ये मैं आपको समझा चुका हूं। Hence for this face n cap is equals to I cap, क्योंकि सरफेस के लिए आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना ही है तो वो I cap हो जाएगा। Since this face is parallel to YZ planes, hence YZ plane के पैरेलल है,
हैंस ds इज इक्वल टू dy dz हो जाएगा। सो देयरफॉर f डॉट n कैप इज इक्वल टू, इसमें आप i का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास केवल 4xz आ जाएगा। और क्योंकि इस सरफेस पे जो x है उस x की वैल्यू ADEG पर x बराबर कितना है, a है, तो यहां पर आपने x की जगह पर a लिख दिया, ठीक है। तो ये f डॉट n कैप की वैल्यू 4az आ गई है। हेंस ऑन दिस फेस से S1, मान लो कि उसका नाम है S1, डबल इंटीग्रल s f डॉट n कैप ds इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी डबल इंटीग्रेशन ओवर S1, f डॉट n कैप की वैल्यू हो गई है 4az, और यहां पर आ जाएगा आपके पास में dy dz, दिस वन। और S1 सरफेस पे x और y का जो लिमिट्स है या वैल्यूज है वो क्या है, तो दोनों ही लिमिट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, दोनों ही लिमिट्स x इज इक्वल टू a, सॉरी y इज इक्वल टू a से लेके y इज इक्वल टू 0 टू a और z इज इक्वल टू 0 टू a, क्योंकि जो प्लेन है उसमें केवल दो चारों जो एक्सिस पे लेंथ है वो a ही है क्यूब्स की, तो x y z तीनों की जो लिमिट्स रहेंगी वो हमेशा 0 टू a ही रहेंगी इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि क्यूब है। नाउ तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में होगा, 4a को बाहर कर दिया तो z स्क्वायर अपॉन 2, 0 टू a लिमिट रखा तो a स्क्वायर, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2a। फिर इसके बाद में a स्क्वायर को बाहर लेके चले जाओ तो 2a क्यूब, y को इंटीग्रेट करो तो y आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि y था नहीं, और अपर लिमिट करेंगे तो 0 टू a में a आ जाएगा, इस a क्यूब में मल्टीप्लाई होकर 2a की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली हम लोग जस्ट ये जो सरफेस हमने करी है ना बच्चों, अब जस्ट इस सरफेस के पीछे वाली सरफेस के लिए कर लेते हैं, तो सेम चीज रहेगी, बिल्कुल सेम चीज, देयर इज नो चेंज। तो इसमें क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, इसमें हो जाएगा ऑन फेस S2 OBFG n कैप इज इक्वल टू माइनस आई कैप, जस्ट उसके पीछे वाले, और ds बराबर dy dz ही रहेगा। f डॉट n कैप बराबर ये आपका f और ये माइनस आई मल्टीप्लाई में किया माइनस 4xz, और क्योंकि उस सरफेस पे, क्योंकि वो yz प्लेन पर है और yz प्लेन पर x 0 होता है, तो यहां पर x इज इक्वल टू 0 जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इट मींस दैट कि जो सेकंड इंटीग्रल है उसके जस्ट पीछे वाली सरफेस पे वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब और आगे बढ़ते हैं, इट मींस दैट कि डबल इंटीग्रेशन f डॉट n कैप ds इज इक्वल टू 0 ऑन व्हाट, ऑन द सरफेस OBFS FC, इस पर जो सरफेस इंटीग्रेशन है वो 0 हो जाएगा। अब आ जाते हैं तीसरी सरफेस भैया, ठीक है ना। तीसरी सरफेस कोई भी ले लो जो आपको लेना है, ऑन S3 मान लिया है DBFE। वेयर इज DBFE? DBFE मतलब कि ये सरफेस ली है, किसके पैरेलल है ये एक्जेक्ट प्लेन के पैरेलल है। तो एक्जेक्ट प्लेन के पैरेलल अगर ये सरफेस है विद्यार्थियों, तो यहां पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर कौन है, j कैप। तो यही इसने लिखा कि n कैप इज इक्वल टू हियर इज j कैप, और क्योंकि एग्जेक्ट के पैरेलल है इसलिए ds की जो वैल्यू है वो dx dz आ जाएगी। अब यहाँ पे f डॉट n कैप निकालेंगे तो इसमें सिंपली j कैप का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि n कैप बराबर j कैप क्यों है, क्योंकि इस प्लेन पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो है वो j कैप है, इसलिए n कैप की वैल्यू j कैप आएगी, ठीक। ये आपके पास में आ गया माइनस का y स्क्वायर, j का मल्टीप्लाई, बाकी तो 0 हो जाएंगे। और इस प्लेन पर, इस वाले प्लेन पर y की वैल्यू कितनी है, a है, तो जैसे ही आप यहाँ पर y स्क्वायर की जगह a लिखेंगे, है ना, ये वैल्यू कितनी आ गई थी, माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर जैसे ही आप y की जगह a लिखेंगे तो ये माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। सो डबल इंटीग्रेशन ओवर s f डॉट n कैप किस सरफेस पे, इस वाली सरफेस पे, ठीक है ना। तो बेसिकली इस सरफेस पर लिमिट 0 टू a माइनस a स्क्वायर f डॉट n कैप की वैल्यू dx dz आ जाएगा आपके पास में। आप चाहो तो जैसे इसने S3 वर्ड यूज करा है ना, आप चाहो तो एक लाइन और यहां पे जोड़ सकते हो, ऐसे इसके जस्ट ऊपर ऐसे डबल इंटीग्रेशन S3 माइनस a स्क्वायर dx dz ऐसे भी कर सकते हो। और S3 की जो लिमिट है वो 0 टू a है, वो x और z की, तो वो लिख दोगे तो ये आ जाएगा। एंड देन इसके बाद में इसको इवैल्यूएट करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो माइनस a स्क्वायर को बाहर करो तो दोनों कांस्टेंट लिमिट है, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो भी आएगा, z के रिस्पेक्ट में करोगे तो भी a आएगा, तो यू विल गेट माइनस a टू द पावर 4, ये आपका आ जाएगा। अब जस्ट इसके पैरेलल जो सरफेस है, ठीक है ना, S4, उस S4 पे हम लोग करेंगे AOCG,
तो वहां पे जस्ट एन कैप की वैल्यू हो जाएगी माइनस जे कैप, पहले प्लस जे था अब माइनस जे कैप हो जाएगा। ds बराबर सेम रहेगा dx dz। एंड नाउ जब आप f डॉट एन कैप निकालेंगे तो वो हो जाएगा कितना, वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, क्योंकि दोनों माइनस है, ठीक है। एंड इस सरफेस पे, किस सरफेस पे, S4 सरफेस पे, जो कि बेसिकली एग्जैक्ट प्लेन पर ही है। कौन सी वाली सरफेस बच्चों, ये वाली सरफेस, ये क्योंकि एग्जैक्ट प्लेन पर ही है और एग्जैक्ट प्लेन पर y की वैल्यू जो है वो शून्य है, तो जैसे ही आप इसमें y की जगह पर 0 लिखोगे तो आपके पास में 0 आ जाएगा, मतलब डबल इंटीग्रेशन S4 सरफेस पे 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि कोऑर्डिनेट प्लेन्स जो हैं उनके ऊपर जो इंटीग्रल है वो 0 ही आता जा रहा है, पिछला वाला भी यही आया था। अब लास्ट सरफेस बची हुई है और उसके पैरेलल वाली, तो S5 पे देखते हैं EFCG। वेयर इज द EFCG, कहां है EFCG, तो ये रही EFCG, मतलब कि XY प्लेन के पैरेलल जो सरफेस है, दैट इज व्हाट, यहां पर n कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k कैप हो जाएगी, ये देखो। तो यहां पर n कैप बराबर k कैप हो जाएगा, क्योंकि XY एक्सिस के, XY कोऑर्डिनेट के XY प्लेन के पैरेलल है। ds बराबर dx dy हो जाएगा। f डॉट n कैप निकालेंगे, इन दोनों का जो आपका f है और n है उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो yz आ जाएगा। और क्योंकि इस प्लेन पर, कौन से प्लेन पर, S5 प्लेन पर जो z है उसकी वैल्यू कितनी है, a है, तो यहाँ z की जगह a लिखेंगे तो ये ay। सो दैट्स व्हाई द डबल इंटीग्रेशन f डॉट n कैप ds, ये 0 गलत लग गया है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 to a, f डॉट n कैप की वैल्यू ay आ जाएगी dx dy, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, पहले y के रिस्पेक्ट में कर दो, राइट। तो आपके पास में आ जाएगा, a को तो बाहर कर दो, y के रिस्पेक्ट में करेंगे और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में तो a आ जाएगा, ये a को एक बाहर करो, x के रिस्पेक्ट में x आएगा, 0 to a लिमिट में a आ जाएगा। वाई स्क्वायर के केस में वाई स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि a स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, तो ये a की पावर 4 अपॉन 2, ये आपके पास में वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली इसके पैरेलल जो सरफेस है S6, उस S6 सरफेस पे जब आप इंटीग्रल करोगे, आई रिपीट, तो n कैप बराबर माइनस k कैप, इसके पैरेलल जो था उस पे n कैप की वैल्यू k थी, तो इसके जस्ट पैरेलल वाले पे माइनस k होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा क्योंकि n कैप उसके लिए। ds बराबर सेम है, f डॉट n कैप की जो वैल्यू है वो आपके पास yz आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे माइनस yz नहीं है, माइनस yz आनी चाहिए थी वैसे, वो क्या है आपका f क्या है, एक सेकंड जरा बच्चों, f ये है ना, तो k कैप है ना, yz है, प्लस में है ना ये, ठीक है। तो यहाँ माइनस yz आ जाएगा बच्चों, ये माइनस yz, लेकिन xy प्लेन पे z की वैल्यू 0 होती है, तो z जैसे 0 करोगे तो इस z के कारण ये पूरा 0 हो जाएगा, तो मतलब ये डबल इंटीग्रल 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अब 6 की 6 जो सरफेसेस पे आपने सरफेस इंटीग्रल्स करे हैं उन सभी को क्या कर देंगे आप, जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। S1 पे जोड़ दिया, S2 पे जोड़ दिया, S3 पे जोड़ दिया, S4 पे जोड़ दिया, S5 पे जोड़ दिया, S6 के जोड़ दिया, सबको जोड़ दिया। पहला वाला ये, दूसरा वाला 0, तीसरा वाला ये, चौथा वाला 0, पांचवा वाला ये, छठा वाला 0, सबको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द आंसर व्हाट, वी विल गेट 3/2 a to the power 4, राइट, 3/2 a to the power 4, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से विद्यार्थियों ये सरफेस इंटीग्रेशन का एक और पेचीदा क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट करा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों कि ये सरफेस इंटीग्रेशन का एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको समझना बच्चों का खेल नहीं है। जिसको गणित में इंटरेस्ट है, जिसको अपना अच्छा भविष्य बनाना है, जो देर तक कुर्सी पे बैठ के पढ़ सकता है, दिमाग को खुला रख के, चेतना को खुला रख के, वही इस प्रश्न को भी समझ सकता है, अदरवाइज तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं बच्चों, यही रिक्वायरमेंट है बच्चों, क्योंकि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या बैचलर ऑफ साइंस कर रहे हो या मास्टर डिग्री कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो,
उस सब्जेक्ट की एक इंपॉर्टेंस है, उस सब्जेक्ट का एक स्टैंडर्ड है, और आपको उस स्टैंडर्ड पर जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आप कुछ अच्छा अचीव कर पाओगे। अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल टू गेट सम, मतलब ऐसे ही इंजीनियरिंग नहीं करना है या ऐसे ही बैचलर ऑफ साइंस नहीं करना है, वरना नाम खराब हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे तो कोई सब्जेक्ट बुरा नहीं होता है, लेकिन साइंस वालों को एक आदर सत्कार की दृष्टि से जो देखा जाता है ना, वो चीज खराब नहीं होना चाहिए, ठीक। चलो, एंड ये क्वेश्चन तो काम का नहीं है ना। विद्यार्थियों, एक वॉल्यूम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली मैंने खुद से बनाया है आप लोगों के लिए, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन है इस टॉपिक को समझने के लिए। किस टॉपिक को? वॉल्यूम इंटीग्रल को समझने के लिए, ठीक। पहले क्वेश्चन को समझिए, फिर आपको पूरी की पूरी कहानी समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इस कहानी में बहुत कुछ समझने को मिलेगा आपको, और ये क्वेश्चन बेसिकली आपको आगे चल के डाइवर्जेंस, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जब पढ़ोगे ना, तब वहां पर भी काम आएगा। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन का ये एक अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा बच्चों, क्योंकि इस एक क्वेश्चन से कई सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। नाउ लुक एट दिस, evaluate volume integral over v divergence f dv if f is equals to 4xi minus 2y square j plus z square k taken over the region bounded by x square plus y square is equals to 4, z is equals to 0 और z is equals to 3. Now look at this, this is a volume integration. आपको इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। f ये दिया है, डाइवर्जेंस ऑफ f आप निकाल लोगे, dv is equals to dx dy dz होता है, कोई दिक्कत नहीं है। Now what about the v? v को इमेजिन करना, और फिर तीन क्योंकि इंटीग्रल है और वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो एक्स वाई जेड की लिमिट निकालना, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। आई रिपीट, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। एंड नाउ व्हाट इज दैट? ये है क्या, पहले इसको समझो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये अगर देखा जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 अगर देखा जाए 2D में, ये एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, कोऑर्डिनेट एक्सिस को 2 -2 0 0 2 एंड 0 -2, इस पर इंटरसेक्ट करता है कौन? ये सर्कल। और जब क्या कहते हैं, आप 3D में बात करते हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बेसिकली एक इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर बन जाता है 3D में। कौन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर बन जाता है, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको फिक्स करा है कि नहीं भैया, आपको इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर नहीं लेना है, आपको एक फिक्स वॉल्यूम लेना है। तो व्हाट इज द वॉल्यूम? z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू 3 तक। तो 3D में z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू 3 तक का जो सिलेंडर बनेगा, उससे जो वॉल्यूम क्रिएट होगा, उस वॉल्यूम में आपको इंटीग्रेशन करना है बेसिकली, ठीक है ना। तो अगर आप इसको 3D में देखना चाहें, तो ये कुछ ऐसा बनने वाला है। कैसा? मैं बनाने की कोशिश करता हूं, बहुत सही से तो नहीं बनेगा, लेकिन आई एम ट्राई माई बेस्ट। ये कुछ ऐसा सिलेंडर बनेगा, दैट इज z इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट है आपका 0,2 एंड दिस, ये आपका ऐसे हो सकता है डॉट डॉट डॉट, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव z एक्सिस, ये पॉजिटिव z एक्सिस है ना। ये पॉइंट है 2,0 एंड दिस, ये प्लेन है बेसिकली, और दैट प्लेन इज z इज इक्वल टू 3। ये z इज इक्वल टू 3 है, ये ऊपर वाला दिखने में तिरछा दिख रहा है, बट तिरछा नहीं है, सीधा है बिल्कुल, ठीक है। और नीचे है ये z इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली इस सिलेंडर पर आपको, इस सिलेंडर से जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, उसके ऊपर आपको ट्रिपल इंटीग्रल करना है। तो सबसे पहले आपको लिमिट्स निकालनी पड़ेंगी बच्चों, है ना। तो लिमिट्स कैसे निकालोगे? एक्स वाई की लिमिट के लिए एक्स वाई प्लेन पे जाएंगे, और जेड की लिमिट्स तो आपको दी हुई है। एक्स वाई प्लेन पे एक्स वाई की लिमिट इसलिए निकालेंगे क्योंकि पूरे सिलेंडर के लिए आप एक्स वाई प्लेन के कहीं पर भी चले जाओ पैरेलल, एक्स वाई का जो वेरिएशन है, जो विस्तार है, वो सेम रहने वाला है, इसलिए हम एक्स वाई प्लेन पे निकालेंगे। अगर ये यूं होता तो उस केस में हम एक्स वाई प्लेन पे नहीं निकालते, फिर दूसरे तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते बच्चों। तो जब भी सिलेंडर की बात आएगी बच्चों, तो वो जिस भी प्लेन पर उसका जिसे कहें कि
जिस भी एक्सिस के वो पैरेलल होगा, ठीक है ना, उस एक्सिस को छोड़ के जो कोऑर्डिनेट प्लेन बनेगा, जैसे ये z एक्सिस के पैरेलल है, तो xy प्लेन पर आप x और y की लिमिट निकाल लोगे, दो वेरिएबल की लिमिट। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, क्योंकि ये आपका पूरा का पूरा सिलेंडर है, तो आप यहां पे चले जाइए, ठीक है ना। आप यहां पे जाएंगे तो x की लिमिट ये दिख जाएगी, ये x की लिमिट है -2 से +2, ये देखो ये x की लिमिट -2 से +2। y एक्सिस की लिमिट के लिए y के एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप बना दो, तो यहां पर क्योंकि ये सर्कल है ना, x² + y² = 4, तो यहां पर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y, तो यहां पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -√4 - x²। यहां पे ऊपर कितनी हो जाएगी, प्लस में √4 - x²। ये आपके पास में किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये आपके पास में आ जाएगी वैल्यू y की अपर लिमिट। तो और z की लिमिट तो बहुत आसान है, z की लिमिट तो आपके z = 0 से z = 3 दी हुई है, तो ये लिमिट निकलेगी, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को लिमिट के बाद, फिगर के बाद सॉल्व करते हैं, और जो चीजें बीच में आएंगी कंसेप्चुअल, वो मैं आपको समझाता जाऊंगा। तो इतनी कहानी के बाद में अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। सोल्यूशन में हेयर f = दिस वन, और क्योंकि हमें डाइवर्जेंस ऑफ f निकालना है तो हम डाइवर्जेंस निकालेंगे। तो डाइवर्जेंस इज व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू del डॉट f, डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो उसमें i वाली चीज का x के रिस्पेक्ट में, j वाली चीज का y के रिस्पेक्ट में, और k वाले जो टर्म्स हैं उसका z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। आपके पास में ये चीज आएगी 4 - 4y + 2z। तो दिस इज योर डाइवर्जेंस ऑफ f। सो द वॉल्यूम इंटीग्रल, कौन सा वॉल्यूम इंटीग्रल जो हम लोगों को सॉल्व करना है, इट1 v डाइवर्जेंस ऑफ f और dv = इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। मैं सलाह दूंगा कि ऐसे ना लिख के आप डायरेक्ट 3 इंटीग्रल लगा दिया करो। नाउ इसकी वैल्यू आपने ही लिख दी, dv की वैल्यू dx dy dz, v x y z की लिमिट्स, तो x -2 से +2, ये देखिए, y -4 √4 - x² से प्लस √4 - x², ये x² है, गलती से एडिटिंग में गलती हुई है हमसे, मतलब एडिटिंग में गलती हुई है, और z की लिमिट है z = 0 से 3। नाउ 4 - 4y - 2z, इसको आप सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू z, राइट। z के रिस्पेक्ट में कर दो, बहुत अच्छा है। आप चाहो तो y के रिस्पेक्ट में भी पहले कर सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट लिमिट x और z की है, तो आप y के रिस्पेक्ट में भी पहले कर सकते हो, लेकिन आप z के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन एक वेरिएबल को रहना चाहिए लास्ट में, कांस्टेंट लिमिट वाले को। इसने क्या करा है बच्चों, पहले z के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो आपके पास में आ जाएगा विद्यार्थियों कितना, ये 4z - 4yz - z², लिमिट 0 to 3, जहां जहां z है वहां पर 3 लिख दीजिए। तो आपके पास यहाँ 3 लिखेंगे तो ये 12 हो जाएगा विद्यार्थियों, सॉरी 12 हो जाएगा। यहाँ पर आप 3 लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 12y, और यहाँ पे आप 3 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 9। यहाँ से इसने 3 कॉमन निकाल लिया, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपके पास में 12 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में माइनस में 3 लिखेंगे z की जगह, तो 12y, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 9। तो 12 में से 9 जाएंगे विद्यार्थियों, तो आपके पास में 3 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, ओहो, ये +2z है, ये देखो गलती हो जाती है ना फिर अभी, तो ये प्लस, तो 12 और 9 21 हो जाएगा। तो आपके पास में आ जाएगा कितना, इट्स 21 - 12y। तो यहां से आप कॉमन ले लेंगे कितना, 3, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4, तो 4y, तो ये 7 - 4y × 3 आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आया है। आप किताब में जो दिया है या जो नोट्स में दिया हुआ है उसको ना करके आप पूरा सिंप्लीफाई करिएगा, एक एक स्टेप बाय अपनी कॉपी पे करिएगा, है ना। यहाँ से टिपने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जैसा यहाँ पे हम समझा रहे हैं करवा रहे हैं वैसा आप करें, नो, आप तो पूरा सिंप्लीफाई करके एक एक स्टेप बाय स्टेप करिए जो आपको समझ में आए अच्छे से। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। नाउ नेक्स्ट, ये आपके पास में आ गया, अब y के रिस्पेक्ट में करना है, तो 3 को तो बाहर कर दीजिए, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 7y - 2y², लिमिट -4 - x² टू √4 - x²। लुक दिस बच्चों, यहां पर 7 इज ओके, यहां पर समझो जरा कि जब क्या कहते हैं 3 इज ओके, x = -2 से +2 आ जाएगा, और यहाँ पे जब आप लिमिट्स रखोगे
तो 7 तो ठीक है। y की जगह पे लिखोगे ये, तो अंडर रूट, ये एक्स स्क्वायर को भूल रहे हैं ये हमेशा, तो यहाँ बच्चों एक्स स्क्वायर लगा लीजिएगा, है ना, सब में एक्स स्क्वायर, बी केयरफुल, एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो ये आपके पास में आ गया, तो 7y की जगह पे लिखोगे अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस और माइनस प्लस अंडर रूट, क्योंकि लिमिट माइनस में है तो अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। फिर आएगा बच्चों माइनस में 2। अब y स्क्वायर की जगह पर आप लिखेंगे ये और ये, तो स्क्वायर है तो वो दोनों को पॉजिटिव बना देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पर, हाँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर -4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये ऐसे आ जाएगा। तो ये वाला टर्म कट जाएगा, राइट, आपके पास में, तो आपके पास अल्टीमेटली केवल ये दोनों बचेंगे, और यहाँ पे ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 14 बेसिकली। तो ये 14 हो गया, तो 14 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये इतना बच्चा 14 3 42 हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी x इज इक्वल टू -2 से +2। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपको। a का काम कर रहा है 2, तो द फॉर्मूला इज -x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/a, ठीक, सॉरी a स्क्वायर नॉट हाँ a स्क्वायर अपॉन 2, तो a स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, तो ये 4/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, तो x/2 ये आ गया। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, करते हैं पूरा। ये 42 ठीक है, ब्रैकेट 1/2 ठीक है। जब आप यहाँ पर x की जगह पे +2 रखेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा, इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो भी 0, -2 लिखेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा, बिकॉज +4 हो जाएगा। तो अपर और लोअर लिमिट पे ये वाला टर्म तो आपको 0 दे देगा, मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया, प्लस ये 4 और 2 कैंसिल होके केवल 2 बचेगा। यहाँ x की जगह पर आप कितना लिखेंगे, अपर लिमिट 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल होके साइन इनवर्स 1, तो ये आ जाएगा आपके पास में अपर लिमिट साइन इनवर्स 1 माइनस, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे -2, तो 2 से 2 कैंसिल होकर साइन इनवर्स -1, तो दिस इज व्हाट, दिस इज साइन इनवर्स -1, ठीक है ना, ये आपके पास में आ जाएगा। नाउ लुक, साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स -1 इसकी क्या वैल्यू होती है, ये हो गया 42, ये तो 0 हो गया, ये 2, और नाउ व्हाट इज द वैल्यू विद्यार्थियों, क्या वैल्यू होगी इसकी, यहां पर साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है, तो साइन इनवर्स 1 साइन 1 कब होता है, π/2, तो ये हो जाएगा आपका π/2, ये माइनस साइन इनवर्स -1, तो ये हो जाएगा -π/2, तो दोनों जुड़ के हो जाएंगे +π, राइट, और +π और मल्टीप्लाई 42 × 2 84, तो ये आपके पास में आ जाएगा कितना, 84π। तो इस तरह से वॉल्यूम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आप लोग करेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। तो ये था बच्चों सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे और बहुत कुछ सीखने को आपको इन क्वेश्चंस में मिला विद्यार्थियों। तो सरफेस इंटीग्रेशन के लगभग 3 क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए, डिस्कस करें। वॉल्यूम इंटीग्रेशन का 1 क्वेश्चन समझाया, डिस्कस किया, ठीक है ना। अब हम लोग थ्योरम शुरू करेंगे और सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन, मेनली सरफेस इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस करिएगा, क्योंकि वॉल्यूम इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा परेशान आपको नहीं करेगा अगर आप लोगों ने कैलकुलस में ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो जाके एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना, बहुत काम की चीज है और मजेदार टॉपिक है, इजी है। सरफेस इंटीग्रेशन ही वेक्टर कैलकुलस में सबसे ज्यादा टिपिकल और सबसे ज्यादा घुमावदार और समझने के लिए है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से थ्योरम्स का काम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टोक थ्योरम कल मॉर्निंग की क्लास में शुरू करेंगे, देन कल इवनिंग में हो सकेगा तो हम लोग ग्रीन्स थ्योरम या स्टोक थ्योरम ले लेंगे और परसों तक इस टॉपिक को, वेक्टर कैलकुलस के टॉपिक को खत्म करेंगे। एंड देन इसके बाद में वी विल स्टार्ट द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अच्छा टॉपिक है, उसको भी जल्द से जल्द कोशिश करेंगे फिनिश कर दें विद्यार्थियों। तब तक खूब पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार देते रहिए, अच्छी अच्छी चीजें सिखाइए उनको और अपने राष्ट्र के लिए हमेशा अच्छा सोचिए, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है और ना कुछ और है। ठीक।